नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पद्य भाग की अंतिम कविता कवि ऋतुराज की कन्यादान। कविता शुरू करने से पहले हम ऋतुराज जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान में भरतपुर जनपद में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्यापन किया। ऋतुराज के अब तक प्रकाशित काव्य संग्रहों में पुल पर पानी, एक मरण धर्मा और अन्य, सुरत निरत तथा लीला मुखारविंद प्रमुख है। अपनी रचनाओं के लिए ऋतुराज परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार आदि से सम्मानित हो चुके हैं। साहित्यिक परिचय देखें हम ऋतुराज जी का। ऋतुराज ने हिंदी की मुख्य परंपरा से हटकर उन लोगों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है जो प्रायः उपेक्षित रहे हैं। उनके सुख दुख, चिंताओं और चुनौतियों को चर्चा में स्थान दिलाया है। सामाजिक जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को कवि ने सच्चाई के साथ शब्दों में उतारा है। आम जीवन में व्याप्त चिंताओं, विसंगतियों और सामाजिक जीवन की विडंबनाओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। लोक प्रचलित भाषा के द्वारा आम जीवन की समस्याओं को विमर्श के केंद्र में यानी कि चर्चा का विषय बनाकर कवि ने सामाजिक न्याय की भावना को बल प्रदान किया है। तो समाज की विसंगतियाँ, विडंबनाएं, जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, जो गलत है, उन सबको कवि ऋतुराज ने अपनी कविता का विषय बनाया है। जो हमारी कविता है कन्यादान, उस कविता के विषय में हम थोड़ी जानकारी देखते हैं। कन्यादान विवाह का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। नाम से ही आप जान गए हैं, कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या का जो दान किया जाता है। कवि ने इस कविता में कन्या के दान पर प्रश्न उठाते हुए एक माँ द्वारा अपनी पुत्री को वैवाहिक जीवन से संबंधित गंभीर शिक्षाएं दिलवाई है। यानी कि वो परंपरागत शिक्षाएं नहीं दे रही है, ऊंचे ऊंचे आदर्शों का पाठ नहीं पढ़ा रही है, उपदेश अपनी बेटी को नहीं दे रही है, बल्कि वर्तमान सामाजिक परिवेश को देखते हुए ठोस और व्यवहारिक शिक्षाएं प्रदान कर रही है माँ। कविता में माँ बेटी को परंपराओं और आदर्शों से हटकर कुछ उपयोगी सीखें दे रही है। समाज ने स्त्रियों के लिए आचरण के जो पैमाने गढ़े हैं, पैमाने यानी कि कुछ मानक बनाए हैं कि इस मानक पर लड़की को खरा उतरना चाहिए, उसका इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उसका उठना बैठना, कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका आदि सब कुछ जो तय कर रखे हैं पुरुष प्रधान समाज के द्वारा। तो समाज ने स्त्रियों के आचरण के जो पैमाने गढ़े हैं वे बड़े आदर्शवादी है। स्त्रियों से यही आशा की जाती रही है कि वे अपना जीवन इन्हीं आदर्शों के अनुरूप ढालें। यानी कि जो आदर्श बनाए हुए हैं स्त्री जीवन के लिए, उसके आचरण के लिए उस स्त्री से, प्रत्येक स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वह उन आदर्शों पर खरी उतरे। हाँ, स्त्रियों को कोमल बताया जाना एक प्रकार से उनके व्यक्तित्व का उपहास है। कहने का आशय उनका ये है कि स्त्री पुरुष की तुलना में कमज़ोर होती है और वहाँ पर कोमलता का अर्थ यही लिया जाता है। क्या लिया जाता है कि स्त्री जो है वो पुरुष की अपेक्षा कमज़ोर है। कविता में माँ अपनी भोली भाली कन्या को शिक्षा दे रही है कि वह अपनी सुंदरता पर मुग्ध होने से बचें। क्यों? क्योंकि इससे वह ईर्ष्या का शिकार हो सकती है। चाहे जैसी कठिन परिस्थिति आए, वह कभी अपना जीवन समाप्त कर देने की बात ना सोचे। सुंदर और मूल्यवान वस्त्र और आभूषण पाकर वह भ्रम में ना पड़े। ये स्त्री को पराधीन बनाकर रखने वाले बंधन होते हैं। तू लड़की है यह सच है, किंतु इस कारण तू कमज़ोर या परावलंबी है
ये बात सपने में भी मत सोचना। इस प्रकार कवि ने बेटी की विदाई पर माँ को भावुक होकर आंसू बहाते नहीं दिखाया है, बल्कि अपने जीवन के गंभीर अनुभवों को उसके साथ अपनी बेटी के साथ साझा किया है, बांटा है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं कविता कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो देखिए, हम कठिन शब्द थोड़े बहुत आए हैं, बिल्कुल बहुत सरल भाषा है कवि सुराज जी की। प्रामाणिक यानी कि वास्तविक, सच्चा। उसका किस्सा माँ का, एक माँ का लड़की बेटी दान, यहाँ पर कन्यादान के लिए आया है। दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी यानी धन संपत्ति संचय करके रखा हुआ धन। सयानी का मतलब समझदार होता है, चतुर होता है, और सयानी का मतलब बड़ी भी होता है। आभास यानी अनुमान, बांचना यानी पढ़ना, समझना, देखना, महसूस करना। पाठिका यानी पढ़ने वाली, धुंधला यानी अस्पष्ट, कम प्रकाश वाला, प्रकाश भी कह सकते हैं। तुक और लयबद्ध पंक्तियाँ, तुक कविता के अंदर जो तुकबंदी होती है लयबद्ध पंक्तियों की। अब देखें कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? माँ का। लड़की को दान में देते वक्त, अपनी बेटी को दान में देते वक्त, अपनी बेटी का कन्यादान करते वक्त एक माँ का दुख जो है वो प्रामाणिक था, सच्चा था। कहने का तात्पर्य ये है कि वो केवल परंपरा का निर्वाह करने के लिए दुखी नहीं थी, बल्कि माँ वास्तव में दुखी थी। उसका दुख सच्चा था अपनी पुत्री को दान में देते समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी को अपनी पुत्री को दान में देते समय माँ का दुख बहुत सच्चा था। कारण यह कि मानो उसकी पुत्री जो है उसका जीवन भर का संचित करके रखा गया धन हो, जिससे अभी वो बिछड़ने जा रही है। वर्षों का साथ, लाड प्यार और बेटी के जाने से माँ के जीवन में जो सूनापन आ जाएगा, ये सोच करके वो बहुत दुखी थी। और ये दुख जो है प्रत्येक लड़की की माँ को इस दुख से गुजरना होता है। तो उसका जो दुख है अपनी पुत्री को दान में देते समय, वो प्रामाणिक था, सच्चा दुख था, वास्तविक था। महज परंपरा को निर्वहन करने के लिए, सिर्फ परंपरा को निभाने के लिए ही माँ दुखी नहीं थी। उसका दुख सच्चा था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, माँ जानती थी कि उसकी पुत्री का विवाह उसको बहुत कम उम्र में करना पड़ रहा है, छोटी उम्र में उसका विवाह करना पड़ रहा है। और लड़की अभी सयानी नहीं, ना तो बड़ी थी, न समझदार थी, न वो जीवन के अनुभवों से परिचित थी, न लोक व्यवहार उसके अंदर था। अभी इतनी भोली सरल थी, इतनी भोली थी, सरल स्वभाव की थी उसकी पुत्री, उसका विवाह करने जा रही है वो, कि
क्या होगी, ऐसा करेगी तो क्या होगा, उसको अपनी सुंदरता पर अभिमान हो जाएगा, उसको अपनी सुंदरता पर घमंड हो जाएगा और ये दूसरों की ईर्ष्या का कारण भी बन सकता है। माँ के कहने का तात्पर्य यह है कि ससुराल में तुम्हारे सौंदर्य के आधार पर, तुम्हारी सुंदरता के आधार पर लाड प्यार नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे सही रहन सहन और तरीके से तुम्हें लाड प्यार मिलेगा। अपने चेहरे पर मत लीजिए ना, आग रोटियां सेकने के लिए है। देखिए कितनी ठोस बात कही है माँ ने, कितनी व्यवहारिक बात कही है माँ ने कि आग जो है, स्त्रियों का अधिकांश समय जो है आग के संपर्क में ही बीतता है। रसोई घर के अंदर काम करना, खाना पकाना आदि जो है वो आग से ही होते हैं। तो अक्सर स्त्रियां क्या करती है, ससुराल में हो रहे अत्याचार और अन्याय से दुखी होकर के और क्या करती है, आग में जल करके आत्महत्या कर लेती है। तो माँ ने इस बात को संकेत दिया है कि आग जो है उसका उपयोग केवल रोटियां सेकने के लिए ही करना, दुखी होकर के, हताश होकर के उसको जल मरने के लिए उसका प्रयोग मत करना। कहने का आशय ये है कि ससुराल में वैवाहिक जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे कितने ही अत्याचार और अन्याय क्यों ना हो, अपनी सूझबूझ और समझ के आधार पर उन परिस्थितियों से सामना करना, किंतु अपने जीवन को समाप्त मत कर लेना। ये आत्महत्या करने का विचार भी अपने मन में कभी मत लाना। इतनी व्यवहारिक शिक्षा माँ अपनी पुत्री को दे रही है, जो वर्तमान समय में अत्यधिक आवश्यक है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है इसके जीवन के। क्या कहती है माँ कि बेटी, ससुराल के अंदर तुम्हें कीमती वस्त्र और आभूषण यदि मिलते हैं तो उनको पा करके और तुम भ्रमित मत होना। क्यों? ये क्या है, ये स्त्री जीवन के बंधन है, यानी कि इनको पा करके और ससुराल के अधीन मत हो जाना। कहने का आशय ये है कि महंगे वस्त्र और महंगे आभूषणों के द्वारा स्त्री का स्वाभिमान, उसका व्यक्तित्व मानो पुरुष के हाथों गिरवी रख दिया जाता है। ऐसा माँ नहीं चाहती कि उसकी पुत्री के साथ भी ऐसा हो। तो वो कहती है कि जिस प्रकार शब्दों के भ्रम में उलझा करके व्यक्ति को अपने अधीन कर दिया जाता है, उसी प्रकार ये वस्त्र और आभूषण जो है वो स्त्री जीवन के बंधन है, यानी कि इनके बदले स्त्री का व्यक्तित्व मानो उसको खरीद लिया जाता है। तो ऐसा करके और स्त्री जो है वो अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से बहुत दूर पहुंच जाती है, यानी कि वो सही गलत सब कुछ सहन करने लग जाती है। इनके चक्कर में पड़ करके, वस्त्र और आभूषणों के चक्कर में पड़ करके, और मानो वो स्वयं को उन लोगों के हाथों बेच देती है। तो ऐसा माँ नहीं चाहती कि उसकी पुत्री वस्त्र और आभूषण पा करके अपनी स्वाभाविकता से दूर चली जाए, ऐसा कभी नहीं चाहती। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए कितनी सुंदर बात कही, लड़की होना, लड़की होना मतलब तुम लड़की हो, इस बात का स्वाभिमान होना चाहिए तुम्हारे भीतर। लड़की होना तो लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि लड़की जैसी दिखाई देना बहुत सुंदरता के साथ, बहुत प्रभावशाली तरीके से कवि ऋतुराज ने पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता पर व्यक्त किया है, जो लड़की को कोमल के नाम पर कमजोर बताते हैं। यानी कि यहाँ पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को वरीयता दी जाती है, और ये माना जाता है कि लड़की स्वयं लड़के की तुलना में स्वयं को कमजोर समझती है। इस प्रकार की मानसिकता पर व्यंग्य कवि ने किया है। बड़ा लाक्षणिक प्रयोग है कवि का कि लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना यानी लड़की, एक स्त्री होने का स्वाभिमान तुम्हारे भीतर होना चाहिए, स्त्री होने का गर्व तुम्हारे भीतर होना चाहिए, किंतु एक स्त्री होकर के स्वयं को कभी कमजोर मत समझना, और कमजोर समझ करके पुरुषों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार और अन्याय को चुपचाप सहन मत कर जाना। तो इस तरीके से बहुत सुंदर कविता कवि ऋतुराज की एक पुत्री को दान में देते समय, कन्यादान करते समय माँ ने जो व्यवहारिक शिक्षाएं अपनी पुत्री को दी है, वो वर्तमान सामाजिक परिवेश में, वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होती है। तो आपको जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न, बिल्कुल वो सारे ही करने हैं और सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जो 3-4 प्रश्न मैंने दिए हैं बिल्कुल ये भी आपको करने हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्नों के विषय में। क्या आप कन्यादान में लड़की को दान में देते समय माँ के दुख को प्रामाणिक मानते हैं? बिल्कुल
मानते हैं हम प्रामाणिक, क्योंकि यहाँ पर माँ का जो दुख है वो प्रामाणिक है, सच्चा है, बनावटी नहीं है। परंपराओं का पालन करने के लिए सिर्फ दुखी नहीं है माँ, दिखावे के लिए दुखी नहीं है। देखिए, मेरे विचार से लड़की का कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख प्रामाणिक अर्थात वास्तविक था। वह केवल रीति निभाने के लिए दुखी होने का दिखावा नहीं कर रही थी। लड़की बिछुड़ते समय हर माँ का दिल भर आता है। बरसों का साथ, लाड़ प्यार और जीवन में सूनापन आने की भावना उसे आंसू बहाने पर बाध्य कर देती है। उसे लगता है जैसे उसके पास बेटी के रूप में जीवन की पूंजी शेष थी और वह उससे अभी दूर होने जा रही है। अगला प्रश्न है, पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, इसे क्या तात्पर्य है? तो देखें, धुंधले प्रकाश में किसी पुस्तक आदि को स्पष्ट रूप से पढ़ और समझ पाना कठिन होता है, बिल्कुल। और इसी प्रकार भोली लड़की विवाहित जीवन की मधुर कविता का आनंद क्या होता है इसे अस्पष्ट रूप में समझ पा रही थी, यानी कि पूर्णतः वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी समझ में केवल उतनी ही पंक्तियां आ रही थी जिनमें तुक और लय का समावेश था। कहने का आशय ये तुक और लय जो है वो जीवन के सुखद क्षणों के प्रतीक है। तो भाव यह है कि वह विवाहित जीवन के सुखमय पक्ष का ही थोड़ा सा ज्ञान रखती थी। वह आने वाली कठिनाइयों से क्या थी? अपरिचित थी। फिर देखें अगला प्रश्न, लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कवि के इस कथन को कन्यादान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी शब्द का अर्थ चतुर होता है, समझदार होता है और उम्र में बड़ी होना भी होता है। हमारे यहाँ सही आयु से पहले ही कन्या का विवाह होता आ रहा है। तो लड़की का मानसिक और शारीरिक विकास होने से पहले उसे विवाह के जटिल बंधन में बांध दिया जाता है। कन्यादान कविता की लड़की भी सयानी नहीं थी, यानी बड़ी नहीं थी, समझदार नहीं थी। उसके लिए वैवाहिक जीवन ऐसा ही अस्पष्ट था जैसे धुंधले प्रकाश में पढ़ा जाने वाला कोई पाठ हो, कोई कविता हो। उसके मन में विवाहित जीवन की कुछ सुखद कल्पनाएं मात्र ही थी। उसकी वास्तविकता से वह परिचित नहीं थी। इसी कारण कवि ने उसको सयानी नहीं माना है। ठीक है, अब देखें अंतिम प्रश्न, माँ ने पति के घर जा रही बेटी को क्या क्या उपयोगी सुझाव दिए हैं? कन्यादान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो माँ ने बेटी को कई उपयोगी और व्यवहारिक सुझाव दिए जिससे उसका वैवाहिक जीवन सुखी बना रहे। उसने बेटी से कहा कि ससुराल में अपनी शारीरिक सुंदरता को अधिक महत्व न दें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने जैसा बिल्कुल। क्या माँ ने शिक्षा दी कि ससुराल में अपनी शारीरिक सुंदरता को अधिक महत्व न दें? उसकी सुंदरता दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण हो सकती है, इससे द्वेष का वातावरण बन सकता है। माँ ने बेटी को समझाया कि चाहे जैसी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, वह कभी भी आत्महत्या करने की बात ना सोचे। सूझबूझ और धैर्यपूर्वक समस्या का सामना करे। वह सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों के मोह में न पड़े, ये स्त्री को भ्रम में डाल देते हैं, उसके स्वाभिमान से वंचित कर देते हैं। माँ ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक और उपयोगी सलाह दी है। अपनी बेटी को समझाया है उसने कि वह लड़की तो है किंतु यह उसकी कोई कमजोरी नहीं है। उसे अपने स्वाभिमान और न्यायपूर्ण अधिकारों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आज के सामाजिक परिवेश को देखते हुए माँ ने बेटी को बड़े उपयोगी और सामयिक सुझाव दिए हैं। तो इस प्रकार ये हो गया आपका पद्य भाग पूरा। और इस कविता के आप सारे ही प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न और जो ये प्रश्न 4 मैंने लिखवाए हैं अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आप अपनी कॉपी में बहुत सुंदर लिखावट में करेंगे। और कल से हम शुरू करेंगे गद्य भाग। ठीक है, धन्यवाद।